हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। क्लासिफिकेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक था वही वाला नेक्स्ट टॉपिक अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलो, क्लासिफिकेशन। कल हमने हेक्कल का क्लासिफिकेशन लास्ट देखा था। जैसे जातिवर्त, व्यक्तिवर्त जातिवर्त को क्या करता है, दोहराता है, वही वाला। आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एकलर का। एकलर ने क्या कौन सा वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? तो एकलर था, उसने जातिवर्ती वर्गीकरण क्या कहता है प्रस्तुत किया था। ओके। जैसे इन्होंने जो सर्वप्रथम क्लासिफिकेशन दिया था वो जातिवर्ती वर्गीकरण दिया था। तो लिखते हैं, इन्होंने सर्वप्रथम जातिवर्तीय वर्गीकरण दिया था। जैसे हम इसको करते हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में आप इसको दो पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक तो होती है क्रिप्टोगेमिया और दूसरा है फेनोरोगेमिया। क्रिप्टोजोगेमिया है, एक होता है फेनोरोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया में बिना पुष्प वाले पादप आते हैं और इसमें आते हैं पुष्प जैसी संरचना वाले पादप। जैसे पुष्प जैसी संरचना वाले पादप जैसे जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। और इसमें आते हैं टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा। थैलोफाइटा मतलब एल्गी और फंजाई। तो बिना पुष्प वाले पादप। पुष्प जैसी संरचना वाले पादप। इसमें है जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और इसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये वर्गीकरण दिया था सबसे पहले एकलर ने। एकलर ने क्या दिया था, प्लांट किंगडम को दो भागों में क्या किया था, डिवाइड किया गया था। एक तो था क्रिप्टोगेमिया, दूसरा था फेनोरोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया में बिना पुष्प वाले प्लांट आते हैं और इसमें आते हैं पुष्प जैसी संरचना वाले पादप या पुष्प वाले पादप। तो इसमें इन्होंने पुष्पों के आधार पर, फ्लावर के आधार पर प्लांट को दो भागों में डिवाइड किया, क्रिप्टोगेमिया और फेनोरोगेमिया। ठीक है। अगला है एंगलर और प्रिंटल। एंगलर एंड प्रिंटल, इन्होंने क्लासिफिकेशन एम्ब्रियो के बेस पर दिया था। जैसे प्लांट किंगडम को उन्होंने दो भागों में बांटा। किसके बेस पे दिया था इन्होंने, एम्ब्रियो यानी भ्रूण के आधार पर। दो भागों में डिवाइड करते हैं ये। एक में भ्रूण एब्सेंट होता है, दूसरे में भ्रूण प्रेजेंट होता है। जैसे थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। इनमें भ्रूण क्या होता है, एब्सेंट होता है। दूसरा एम्ब्रियोफाइटा, इनमें भ्रूण होता है, प्रेजेंट होता है।
भ्रूण किसके आधार पर? निषेचन के आधार पर। निषेचन के बाद ही क्या बनता है? भ्रूण बनता है। भ्रूण कैसी संरचना है? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। एक होते हैं इसमें सहचर युग्मन और एक होता है असहचर युग्मन यानी नाल भ्रूण, जैसे जूडियोगेमी, और एक होता है एम्ब्रियोसिफेलोगेमी। तो इसमें होती है एम्ब्रियोसिफेलोगेमी में होती है नाल युग्म और जूडियोगेमी में होती है सहचर युग्म। इसमें क्या होते हैं? पुंगणु उपस्थित होते हैं जूडियोगेमी में। जूडियोगेमी ये दो प्रकार के हैं, जैसे एम्ब्रियो को एम्ब्रियोफाइटा को दो भागों में हम डिवाइड करते हैं जूडियोगेमी में, जिसमें क्या हो गया? सहचर संयुग्मन होता है। पुंगणु प्रेजेंट होते हैं। पुंगणु यानी एंथेरोजोइड्स। दूसरा है इसमें, ये भी इन्होंने दो प्रकार के भागों में डिवाइड किए एम्ब्रियोसिफेलोगेमी को। ये होते हैं नाल युग्म और इनको भी दो भागों में बांटा गया, जूडियोसिफेलोगेमी और सिफेनोगेमी। ये सिफेनोगेमी है, ये हायर एम्ब्रियो में बनती है हायर प्लांट्स में जो एम्ब्रियो बनता है उसमें बनती है। और ये होती है साइकेडोफाइटा, जो निम्न वर्ग के जिम्नोस्पर्म होते हैं ना, उन्हें कहते हैं साइकेडो, इसमें पाई जाती है जूडियोसिफेलोगेमी। तो ये होती है साइकेडो फाइटा, मतलब निम्न वर्ग के जो प्लांट होते हैं उनमें। और ये होती है एंजियोस्पर्म में, हायर जिम्नोस्पर्म में, हायर जिम्नोस्पर्म में। ओसवाल्ड टिप्पो। ये जो क्लासिफिकेशन है वो पादप वर्गीकरण का सबसे बड़ा पादप वर्गीकरण है, जिसे सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है? पढ़ने में काम लिया जाता है। और इससे ही पादप जगत का कंप्लीट क्लासिफिकेशन क्या होता है? माना जाता है। तो इन्होंने सबसे बड़ा पादप वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ा पादप वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो ओसवाल्ड टिप्पो। और सबसे अधिक यूज में कौन लिया जाता था? ओसवाल्ड टिप्पो का ही। जिसे पादप जगत का कंप्लीट क्लासिफिकेशन कहा जाता है, जिसे पादप जगत का कंप्लीट क्लासिफिकेशन कहा जाता है। कंप्लीट क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इसका उपयोग सबसे अधिक पढ़ने में किया जाता है। इसका उपयोग सबसे अधिक पढ़ने में किया जाता है। सबसे अधिक पढ़ने में किया जाता है, जैसे प्लांट किंगडम। दो भागों में ये डिवाइड करते हैं, थैलोफाइटा। दूसरा है एम्ब्रियोफाइटा, यानी भ्रूण के आधार पर।
थैलोफाइटा में क्या आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, यूग्लिनोइड को रखा गया है, ग्रीन एल्गी को रखा गया है, येलो ग्रीन एल्गी को रखा गया है, डायटम्स को रखा गया है, डिग्नोफ्लैजिलेट को रखा गया है, ब्राउन एल्गी को रखा गया है, रेड एल्गी को रखा गया है, बैक्टीरिया, फंजाई, ट्रू फंजाई, फॉल्स फंजाई आदि को क्या किसमें थैलोफाइटा में रखा गया है। और ट्रेकिया और एट्रेकिया को यानी नॉन वस्कुलर और वस्कुलर बंडल के आधार पर इसमें एम्ब्रियोफाइटा में दो आते हैं। एम्ब्रियोफाइटा में ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। ठीक है, तो थैलोफाइटा को देखते हैं तो क्या होता है, साइनोफाइटा। साइनोफाइटा यानी साइनोफाइसी फैमिली में। यानी बी ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजे मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। और दूसरा है यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा में यूग्लिनोइड को रखा गया है। तीसरा है क्लोरोफाइटा यानी ग्रीन एल्गी। चौथा है क्रायोफाइटा। येलो ग्रीन एल्गी। वाला है पायरोफाइटा। पायरोफाइटा में डायटम्स और डिनोफ्लैजिलेट को रखा गया है। एक ही बात है दोनों को। अगला है पेलियोफाइटा। ब्राउन एल्गी। रोडोफाइसी यानी लाल सेवाल। रोडोफाइटा रेड एल्गी। साइजिमोकोफाइटा यानी इसमें बैक्टीरिया को रखा गया है। और मिक्सोफाइटा फॉल्स फंजाई। अगला है यू माइकोफाइटा। इसमें ट्रू फंजाई को रखा गया है। ठीक है, अब ने एम्ब्रियोफाइटा को भी इन्होंने ट्रैकिया और एट्रेकिया दो भागों में डिवाइड किया। तो पहला है एट्रेकिएटा और दूसरा है ट्रैकिएटेटा। ठीक है, ये जो एट्रेकिएटा होते हैं ये नॉन वस्कुलर है और ये वस्कुलर यानी 7 पोलिस में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। और ये होते हैं ब्रायोफाइटा और ये होते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन्होंने टेरिडोफाइटा को पादप समूह नहीं माना था और बाकी को इन्होंने माना था। जैसे ही इसमें इन्होंने थैलोफाइटा को भी लिया, ब्रायोफाइटा को लिया, जिम्नोस्पर्म को लिया, एंजियोस्पर्म को लिया। लेकिन जो टेरिडोफाइटा है उनको नहीं लिया क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत वस्कुलर बंडल की शुरुआत होती है, वो वहीं से होती है। यानी ये कि वस्कुलर बंडल है उनका ओरिजिन टेरिडोफाइटा से ही होता है, तो इन्होंने इसको समूह नहीं माना था। अगला क्लासिफिकेशन दिया, अगला जो क्लासिफिकेशन है वो दिया था कालमेन्स ने। इन्होंने क्लासिफिकेशन में सेरोलॉजी को महत्व को बताया था।
इन्होंने सेरोलॉजी के महत्व को बताया था। यानी वृक्ष छूप जैसे 6 सेंटीमीटर से छोटे हैं तो उन्हें, यानी 6 सेंटीमीटर से कोई प्लांट छोटा है तो वो क्या था। सबसे पहले इसमें आते हैं कि जैसे ये शाख है, ये मतलब 1 मीटर तक हो सकता है। और फिर ये क्या है, छूप है, ये 6 सेंटीमीटर से छोटा हो सकता है, छोटा होता है मान लो। फिर ये वृक्ष है, वृक्ष को माना गया था 6 सेंटीमीटर से बड़ा। तो इन्होंने ये बताया था, सेरोलॉजी के महत्व को इन्होंने बताया था। अगला क्लासिफिकेशन जाता था थियोफेस्टस ने, जिन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी। सबसे प्राचीन वर्गीकरण कहा जाता है, उन्होंने सबसे प्राचीन वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय शब्दों का क्या किया था, प्रयोग किया था। तो लिखेंगे इन्हें प्राचीन प्रातः, इनको प्राचीन पादप वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय शब्द का यूज किया था। एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय शब्द का यूज किया था। ठीक है। अब आता है 3 जगत प्रणाली। प्रणाली थ्री किंगडम सिस्टम। 3 जगत प्रणाली हेक्कल ने दिया था। ये जो था, यह हेक्कल ने दिया था। वहीं जो व्यक्तिगत जातिवाद की डेफिनेशन देते हैं वही वाले हेक्कल ने दिया था। इन्होंने इनको 3 भागों में डिवाइड किया। तो पहला था प्रोटिस्टा, दूसरा था प्लांटी और तीसरा था एनिमिलिया। 4 जगत प्रणाली फोर किंगडम सिस्टम ये कॉपलैंड ने दी थी। देखो, हेक्कल का अक्षर 3 का है ना, हेक्कल का नाम 3 अक्षर का है तो 3 जगत प्रणाली, और कॉपलैंड 4 है तो 4 जगत प्रणाली। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है आपको याद करने में, आप कर सकते हो। जिन्होंने मोनेरा यानी बैक्टीरिया में इन्होंने था। दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था प्लांटी और चौथा था एनिमिलिया। ठीक है। अब है लास्ट 5 जगत प्रणाली विटेकर की। 5 जगत प्रणाली आरएच विटेकर थे। आरएच विटेकर ने ये दिया था। इन्होंने सेल की संख्या के आधार पर सेल की जटिलता के आधार पर
सेल वॉल के आधार पर, पोषण के आधार पर, और फर्टिलाइजेशन के आधार पर। तो सेल की संख्या के आधार पर, सेल की जटिलता के आधार पर, सेल वॉल के आधार पर, पोषण के आधार पर और फर्टिलाइजेशन के आधार पर इन्होंने 5 जगत प्रणाली को प्रस्तुत किया। तो सेल की संख्या के आधार पर जैसे एक तो होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब है एक ही सेल, जैसे प्रोटोजोआ। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है मेटाजोआ, जैसे अनेक सेल होती हैं उसे मेटाजोआ। तो इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है। सेल की जटिलता यानी प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। सेल वॉल यानी एक तो होता है सेल वॉल यानी प्लांट सेल और एक होती है एनिमल सेल। प्लांट सेल को ऐसे देख सकते हैं अपन, प्लांट सेल, एक होती है एनिमल सेल, ठीक है। पोषण के आधार पर क्या होते हैं स्वपोषी और विषमपोषी। विषमपोषी और होता है फर्टिलाइजेशन, यानी एक तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कॉन्जुगेशन और दूसरा होता है मतलब निषेचन, ठीक है। तो ये दो थे, कॉन्जुगेशन संयुग्मन, दूसरा था फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस थी वो प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास अगले टॉपिक लेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, बाय।